स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में वो है ऑर्निथीन साइकिल। सिंपली इसे यूरिया साइकिल के नाम से जाना जाता है। आज का लेक्चर बीएससी पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से संबंधित हैं। तो डिस्कस करते हैं ऑर्निथीन साइकिल के बारे में। ओके, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज यूरिया साइकिल, बेसिकली ये टॉपिक संबंधित है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के साथ। उत्सर्जन क्या है हम जानते हैं कि जब भी किसी जंतु के शरीर में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के उपापचय की क्रिया होती। अब नाइट्रोजन युक्त वो पदार्थ क्या है? प्रोटीन हो सकता है, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो जब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के उपापचय की क्रिया होती है तो कुछ नाइट्रोजन अपशिष्टों का निर्माण होता है। मुख्य रूप से 3 नाम आते हैं हमारे दिमाग में: अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। और इन नाइट्रोजन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ये हम सब जानते हैं। मैं इस टॉपिक पे आऊं उससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं आखिर इस चक्र की जंतुओं को आवश्यकता क्या पड़ी, इस पे डिस्कशन है मेरा। तो नंबर 1 कि सभी जंतुओं में, जितने भी जंतु हैं उन सभी में जब एमिनो अम्लों का विएमिनीकरण होता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। और अधिकांश जंतु क्या करते हैं? इस अमोनिया को इसी रूप में शरीर से बाहर मुक्त कर देते हैं। तो क्या कैटेगरी बनी? हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। वे सभी जंतु जिन्होंने नाइट्रोजन अपशिष्टों को किस रूप में शरीर से बाहर मुक्त किया? अमोनिया के रूप में। उन जंतुओं की हमने एक कैटेगरी बनाई अमोनोटैलिक। जितने भी अलवणीय जलीय आवास के जंतु हैं, अलवणीय जल में रहने वाली मछलियां हो सकती है, मेढक का टेडपोल लार्वा हो सकता है, ये सभी अमोनोटैलिक जंतु हैं क्योंकि इनका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया के रूप में होता है। ठीक बात। अगर किसी जंतु में 1 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में है और जंतु उसे शरीर से बाहर मुक्त करना चाहता है तो उसे आवश्यकता होती है लगभग 350 से 500 ml पानी की। इतना पानी है अगर, तो वे इस रूप में नाइट्रोजन को शरीर से बाहर मुक्त कर सकते। अब जो जंतु जलीय हैं वहां जल की कोई कमी नहीं है,
इसलिए जलीय जंतु अपने उत्सर्जी अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में बाहर मुक्त करते हैं। नंबर 2, बात करते हैं स्थलीय जंतुओं की। मानव की बात कर ले, वयस्क मेढक की बात कर ले, वो स्थलीय जंतु हैं। आवास परिवर्तित हुआ, जलीय से स्थलीय हुआ। कमी किस चीज की हुई? जल की। स्थलीय जंतुओं के पास इतना पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है कि वे उसे शरीर से बाहर मुक्त कर सके। तो उन जंतुओं ने क्या किया कि इस अमोनिया को किसी ऐसे प्रोडक्ट में परिवर्तित किया जिसे शरीर से बाहर मुक्त करने के लिए जल की आवश्यकता कम हो। और ऐसा ही एक उत्पाद है यूरिया। तो जंतुओं ने क्या किया? अपने उपापचय में परिवर्तन लाया। बनी तो पहले अमोनिया ही थी, एमिनो अम्लों के भी एमिनीकरण से। बाद में इस अमोनिया को परिवर्तित किया यूरिया में, और ऐसे जंतुओं को हमने नाम दिया यूरियोटेलिक। यानी इनका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है। ये अपना उत्सर्जी उत्पाद यूरिया के रूप में मुक्त करेंगे। बात नोट करनी है, 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर यूरिया के रूप में है और शरीर से बाहर मुक्त करनी है तो जल की आवश्यकता घटकर यहां तो कितनी थी? 500 ml लगभग, यहां 110 ml। इतना जल इन स्थलीय जंतुओं के लिए उपलब्ध है। तो क्या किया यहां से यहां तक आते आते कि जो जल की हानि हो रही थी, वाटर का जो लॉस हो रहा था, उसे थोड़ा कम किया गया। तो अमोनिया से अब मुख्य उत्सर्जी उत्पाद हो गया यूरिया। ऐसे जंतुओं को हमने नाम दिया यूरियोटेलिक। 2 हो गए। अच्छा, कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो या तो वायवीय आवास के पक्षी उड़ते हैं, तो उड़ते समय भार को कम रखना है तो जल साथ में नहीं रखते ज्यादा मात्रा में। दूसरा, जो मरुस्थलीय जंतु है जहां जल की और कमी हो गई, मतलब उनके पास 110 ml वाटर भी नहीं है कि वो 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में बदले, तो उन्होंने ऐसा एक उत्पाद बनाया जिसे शरीर से बाहर मुक्त करने के लिए जल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे जंतुओं की कैटेगरी हुई यूरिकोटेलिक। पक्षी है, रेप्टाइल्स जो मरुस्थलीय आवास में रहते हैं, इनका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिक एसिड है। अच्छा, ये डिस्कस करके हमें पता चलता है कि आवास का उत्सर्जी उत्पाद के साथ एक क्लोज कनेक्शन है। जंतु जलीय आवास में है जहां जल की कोई कमी नहीं है, तो उसका उत्सर्जी उत्पाद भी उसी के अनुसार है। जंतु स्थलीय है, जल की पर्याप्त मात्रा नहीं है, तो उसका उत्सर्जी उत्पाद भी उसी के अनुसार होगा। अब ये जो परिवर्तन हुए कि जंतु पहले अमोनोटेलिक थे, बाद में जंतु यूरियोटेलिक हो गए, फिर कुछ जंतु यूरिकोटेलिक हो गए, ये एक प्रकार का अनुकूलन है। और ये अनुकूलन ये बताता है कि किस प्रकार जब आवास बदला तो जंतु की आवश्यकताएं बदली। तो यहां आवश्यकता ये थी कि शरीर से होने वाली जल की कमी को रोका जाए, और इस प्रकार ये अनुकूलन विकसित हुए। और ऐसा ही एक अनुकूलन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है यूरिया चक्र। तो टॉपिक किससे रिलेटेड होना चाहिए? जो अमोनोटेलिक है उन्हें तो यूरिया के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं, तो अमोनोटेलिक जंतुओं में तो ऐसा कोई चक्र उनके शरीर में होगा नहीं। लेकिन जो जंतु यूरियोटेलिक है, जिनका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है, तो उन्हें आवश्यकता होगी कि जब एमिनो अम्लों का विएमिनीकरण हुआ, जो अमोनिया बनी, उस अमोनिया को ये बदल दे यूरिया के अंदर। तो जो जंतु यूरियोटेलिक हैं, जिनका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है, उनमें आवश्यक रूप से यूरिया चक्र की क्रिया उपस्थित होगी। यहां तक ठीक। अब ये चक्र कहां होगा,
कैसे ये क्रियाएं होगी और क्या उपयोग है जंतुओं के लिए यूरिया चक्र का, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। सबसे पहले एक का नाम है क्रैब और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हैंसलेट। तो क्रैब और हैंसलेट ने इस पूरे यूरिया चक्र की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया और उन्हीं के सम्मान में यूरिया चक्र को क्रैब हैंसलेट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके अलावा इस चक्र में एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद ऐसा है जिसकी बार बार रिसाइकलिंग होती है, यानी ये प्रोडक्ट ऑर्निथीन हर चक्र में रीजनरेट यानी इसकी पुनर्उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए इस चक्र का नाम ऑर्निथीन साइकिल है। यहां तक ठीक? तो किसने खोज की वो बताया हमने, इस चक्र को किन किन नामों से जाना जाता है वो डिस्कस किया हमने। अब ये चक्र कहां होगा और इस चक्र में क्या क्या होता है, एक छोटा सा डिस्कशन इस पर हम करेंगे। ओके, तो जो यूरिया चक्र है ये होगा हमारे शरीर के यकृत या लीवर की कोशिकाओं के अंदर, बात याद रहेगी। तो जो लीवर की सेल्स हैं, यकृत की कोशिकाएं हैं, इन्हें कहा जाता है हिपेटोसाइट्स। यकृत की कोशिकाओं का नाम है। तो लीवर की जो सेल्स हैं, हिपेटोसाइट्स हैं, उनमें ऑर्निथीन चक्र की क्रिया होती है। यहां तक ठीक? इस पूरे ऑर्निथीन चक्र में 5 अभिक्रियाएं होती है। मैंने मेंशन किए हैं स्टेप। ये पहली अभिक्रिया, ये दूसरी अभिक्रिया, ये तीसरी अभिक्रिया, ये चौथी अभिक्रिया और लास्ट में 5वीं अभिक्रिया। तो 5 स्टेप हैं यहां पर। तो उसमें से पहली 2 अभिक्रियाएं, फर्स्ट 2 रिएक्शंस हिपेटोसाइट्स की माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, बात याद रहेगी। तो जो फर्स्ट 2 रिएक्शंस हैं दे आर अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हिपेटोसाइट्स एंड रिमेनिंग 3 रिएक्शंस, जो बची हुई 1, 2 और 3 अभिक्रियाएं हैं, ये हिपेटोसाइट्स की साइटोसोल में यानी जो उसकी मैट्रिक्स है वहां पर होगी। तो पूरा चक्र लीवर सेल में हो रहा है जिन्हें हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं, और लीवर सेल में भी ये पूरा चक्र 2 भागों में बटा हुआ है। प्रारंभिक 2 अभिक्रियाएं लीवर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में, बची हुई शेष 3 अभिक्रियाएं यकृत कोशिकाओं के साइटोसोल या मैट्रिक्स में होगी। तो अभिक्रिया कहां पर होगी ये समझ में आ गया, कौन से जंतुओं में होगी वो समझ में आ गया। ओके, अब डिस्कस कर रहे हैं वो अभिक्रियाएं क्या हैं। तो छोटा सा डिस्कशन इस पे रहेगा। ओके, क्या होगा, मैं कुछ स्टेप बना देता हूं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने में सुविधा रहेगी। तो स्टेप नंबर 1, कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण, ये पहली अभिक्रिया है। कैसे निर्माण होगा इसका? तो पहली बात तो ये जो पहला चरण है वो होगा कहां पर, हिपेटोसाइट की माइटोकॉन्ड्रिया में, एक चीज। नंबर 2, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करे, शॉर्ट में मैंने नाम लिखा CPS फर्स्ट, यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट। CPS फर्स्ट एक एंजाइम है जो इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। क्या होगा इस अभिक्रिया में, अमोनियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन आपस में अभिक्रिया करेंगे, इस एंजाइम की उपस्थिति में होगी और 2 ATP के अणु
इस अभिक्रिया में काम में आएंगे और इस प्रकार निर्माण होगा कार्बोमाइल फॉस्फेट का। यह एक इरिवर्सिबल अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोबारा ये उत्पाद इसमें परिवर्तित नहीं हो सकता। अब बात करते सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में सिट्रुलिन का निर्माण होगा, तो हम सेकंड स्टेप का नाम दे सकते हैं सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन या सिट्रुलिन का निर्माण। कैसे होगा वो समझते हैं कि कार्बोमाइल फॉस्फेट अभिक्रिया करेगा ऑर्निथीन से। कैसे होगा कि ऑर्निथीन साइटोसोल में है, वहां से ट्रांसफर होकर कहां आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब ये जो सेकंड स्टेप है सिट्रुलिन का निर्माण, वो भी कहां होगा, हिपेटोसाइट्स की माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है इसमें, कार्बोमाइल फॉस्फेट अभिक्रिया करेगा ऑर्निथीन से और निर्माण करेगा सिट्रुलिन का। दो स्टेप हो गई। ये प्रारंभिक दो चरण थे, प्रारंभिक दो अभिक्रियाएं थी जो हिपेटोसाइट्स की माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती हैं। यहां तक ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिट्रुलिन बना, ये तो कहां बना, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां से ये ट्रांसफर होकर कहां आ जाएगा, मैट्रिक्स साइटोसोल में। यहां क्या करेगा ये कि सिट्रुलिन क्रिया करेगा एस्पार्टेट से और बना देंगे आर्जिनोसक्सीनेट। तो आपका जो तीसरा स्टेप है उसे हम नाम देंगे आर्जिनोसक्सीनेट का निर्माण। और कैसे हुआ, सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आया, उसने वहां आकर एस्पार्टेट से अभिक्रिया की। यहां जो एंजाइम था उसका नाम है आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया हुई और निर्माण हुआ आर्जिनोसक्सीनेट का। ये तीन स्टेप हो गए, तीन अभिक्रिया हो गई। अब क्या होगा, आर्जिनोसक्सीनेट का विघटन होगा और विघटन होने के बाद एक तो मुक्त होगा फ्यूमेरेट। ये फ्यूमेरेट क्रेब साइकिल में एंटर करेगा और एटीपी निर्माण की क्रिया में भाग लेगा। क्रेब साइकिल के बारे में आपने अलग से पढ़ा हुआ है। दूसरा, आर्जिनोसक्सीनेट के विघटन से आर्जिनिन बनेगा, बात याद रहेगी। तो जो आर्जिनिन बना वो इस यूरिया चक्र का एक प्रोडक्ट है, फ्यूमेरेट बना वो इससे बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आर्जिनिन का विघटन होगा, एक एंजाइम काम आता है आर्जिनेज। इस समय जल का एक अणु जुड़ेगा और आर्जिनिन से यूरिया मुक्त होगी और अंतिम रूप से ऑर्निथीन का दोबारा निर्माण हो जाएगा, जो दोबारा इस चक्र में सम्मिलित होगा। बात याद रहेगी। तो सभी स्टेप, सभी रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इस यूरिया चक्र का सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है, क्या कारण है कि जंतुओं ने यूरिया चक्र का उपयोग किया। तो मैं बहुत सरल भाषा में कहूं तो ये एक प्रकार का अनुकूलन है। अनुकूलन भी कैसा, अनुकूलन मेटाबॉलिज्म में, उपापचय में हुआ। तो क्या कहें, यूरिया चक्र की उपस्थिति उदाहरण है उपापचय अनुकूलन का, मेटाबॉलिक एडप्टेशन का, कि जो जंतु स्थलीय आवास में है जहां जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है या जल की कमी है, तो उन जंतुओं में एक अनुकूलन ये होना चाहिए कि उत्सर्जन की क्रिया के समय जल की होने वाली हानि को मिनिमाइज या न्यूनतम किया जा सके। और उसी दिशा में किया गया प्रयास यूरिया चक्र है, क्योंकि अगर अमोनिया के रूप में ये नाइट्रोजन अपशिष्ट को उत्सर्जित करते तो इन्हें ज्यादा जल की आवश्यकता थी, शरीर से जल की हानि होती। तो इन जंतुओं ने उस अमोनिया को यूरिया में बदला ताकि शरीर से जल की हानि को रोका जाए, कम किया जा सके। तो एक फायदा तो ये हुआ
कि ये एक प्रकार का उपापचय अनुकूलन है। नंबर 2 कि जो यूरिया चक्र है उस समय फ्यूमेरेट का निर्माण होता है, और ये फ्यूमेरेट क्रेब चक्र का एक मध्यवर्ती है। वहां जाकर ये एटीपी निर्माण में सम्मिलित होगा ईटीएस में एंटर करने के बाद। तो दूसरा फायदा ये भी है कि यूरिया चक्र के दौरान ऐसे कुछ उत्पाद बन जाते हैं। नंबर 3, यूरिया चक्र में क्या होता है, हानिकारक अमोनिया है वो विषैली है, जंतु के शरीर में लंबे समय तक अमोनिया को संचित नहीं रखा जा सकता। यूरिया चक्र के द्वारा अमोनिया यूरिया में बदल गई। अमोनिया की तुलना में यूरिया कम विषैला है, कम हानिकारक है। कुछ समय तक अगर यूरिया संचित भी रह गया तो शरीर पर उतना हानिकारक विषैला प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना अमोनिया के कारण पड़ता। ये एक दूसरा बेनिफिट है यूरिया चक्र का कि इसके द्वारा अधिक हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया ऑर्निथीन चक्र के बारे में। एग्जाम में आपसे यूरिया चक्र के नाम से सवाल पूछा जा सकता है, आर्जिनिन ऑर्निथीन चक्र के नाम से सवाल बन सकता है, सिंपली ऑर्निथीन चक्र के नाम से बन सकता है, या फिर क्रेब हैंसलेट चक्र के नाम से क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये आरेख बनाना है, कौन सी स्टेप है वो लिखनी है, और ये अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं, इस चक्र का क्या महत्व है, ये चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।